हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रिलेशंस। मेजर ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर में हमारा थर्ड टॉपिक यूरोपियन यूनियन का है और इसी के साथ आपका जो पेपर 2 सेक्शन ए का रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला टॉपिक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सब टॉपिक आपका यूरोपियन यूनियन आता है। तो आज के सेशन में हम इसको भी कवर करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन। हालांकि देखिए, यूरोपियन यूनियन इज़ समथिंग जिसके ऊपर पॉसिबिलिटी कम है कि क्वेश्चन आपको पूछा जाए, क्योंकि कोई मेजर डेवलपमेंट अगर यहाँ पर होती है तब तो हम देख सकते हैं कि ईयू पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है यूरोपियन यूनियन के साथ में इस समय पे नेगोशिएट कर रहे हैं। तो जब तक वो नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक के लिए तो आई विल जस्ट से कि 10 मार्क्स का मैक्सिमम या 15 मार्क्स का मैक्सिमम आप यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बस। वो उसकी भी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है गिवन दैट कि आजकल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडो पैसिफिक रीजन को आप देखें, या इसके अलावा मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, जो यूक्रेन रशिया वाला पूरा मुद्दा है, उन पे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। खैर, फिर भी हमें ये टॉपिक तो कवर करना ही है। तो सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक समय था जब टोटल 28 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन यहाँ से ब्रिटेन एग्जिट हो गया। तो टोटल यहाँ पर मेंबर्स कितने बन गए? आज के समय पे 27 यूरोपियन मेंबर्स हैं, ईयू के मेंबर्स हैं। ब्रेग्जिट हो चुका है, ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन जो है यहाँ से बाहर निकल चुका है। अगर आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट को देखें तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 44 कंट्रीज आती हैं। थोड़ा सा इस बारे में भी पता होना चाहिए आपको। व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक रीजन, यहाँ पर 5 कंट्रीज़ हैं। ईस्ट एशिया में आपको पता होना चाहिए 5 कंट्रीज़ हैं, जिसमें चाइना, जापान, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्रीज़ ईस्ट एशिया में आते हैं। वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया आता है। साउथ ईस्ट एशिया में आसियान है। वहाँ पर आप देखेंगे कि वैसे तो साउथ ईस्ट एशिया में 11 कंट्रीज़ हैं, लेकिन 11 में से सिर्फ 10 ही कंट्रीज़ आसियान का पार्ट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि अफ्रीकन यूनियन में अगर हम देखें 54 कंट्रीज़ हैं। एंड फाइनली अगर यूरोप में देखें तो हमारे पास यहाँ पर 44 कंट्रीज़ आती हैं, जिनमें से 27 जो हैं वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पर रशिया आता है, और रशिया जो है ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब कि इसको यूरेशिया के अंडर में भी काउंट किया जा सकता है। यूरोप और रशिया का सम पार्ट टुगेदर लिया जा सकता है। एंड रशिया यूरोप में भी है और एशिया में भी काउंट किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है जोग्राफी पे, किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने रशिया को यूरेशिया में इंक्लूड किया है या एशिया में। बट एज सच अगर हम देखा जाए तो रशिया जो है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इट्स अ स्टेट विच इज सिचुएटेड वन ऑन मोर देन वन कॉन्टिनेंट, यानी कि यूरोप और एशियन कॉन्टिनेंट के आप देख सकते हो दोनों कॉन्टिनेंट्स पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो रशिया जो है स्पैन्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि 77% जो रशिया का पार्ट है वो एशिया में है और बाकी का 23% यूरोप में लोकेटेड है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी अगर यूरेशिया की बात होती है तो उसमें रशिया भी आता है, तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। अंडरस्टूड? तो खैर, सबसे पहले तो हम बेसिक समझने की कोशिश करते हैं यूरोपियन यूनियन के मामले में। देखिए, यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल रहा है व्हेन इट कम्स टू रीजनल इंटीग्रेशन। हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन ही एक ऐसा बॉडी है जिसका अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक चार्टर है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का है, आप ऐसा कह सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। इनफैक्ट आज से 100 साल पहले, यानी कि अभी 2024 चल रहा है, तो अगर आप 1924 भी देखेंगे
तो आज से 100 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि यूरोप इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो जाएगा, इतना ज़्यादा पीसफुल हो जाएगा और इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसका कारण ये है कि यूरोप में जो है लगातार वॉर्स हुई हैं, छोटी छोटी वॉर्स काफ़ी होती रहती थी, और ऐसी वॉर्स हुई हैं, लोकल वॉर्स, जो वर्ल्ड वॉर में भी कन्वर्ट हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत ही हैवी डिवास्टेशन यहाँ पर देखा गया है। लेकिन आज के समय पे यूरोपियन यूनियन जो है सबसे सक्सेसफुल मॉडल रीजनल इंटीग्रेशन का माना जाता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना इंस्पिरेशन यूरोपियन यूनियन से लेती हैं, जैसे कि आसियान हो गया। आसियान एक ग्रुपिंग है जिसको 1967 में बनाया गया था। साउथ ईस्ट एशिया पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ये भी टॉपिक आपका रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। बाकी यूरोपियन यूनियन जो है इस तरीके से सक्सेसफुल रहा है कि एक बहुत ही पीसफुल एंड स्टेबल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट आज के समय पे यूरोप में देखा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि एक समय पे यहाँ पर कंटिन्यूअस वॉर्स जो हैं वो देखी जा रही थी। और आज के समय पे 21st सेंचुरी में अगर हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन को, तो इट इज़ द जोन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यूरोपियन यूनियन के इस मॉडल के मेजर फीचर्स क्या हैं, थोड़ा सा वो समझते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके के अग्रीमेंट्स हैं, इस तरीके के एरियाज एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको कॉमन करेंसी दिखेगी, तो मॉनेटरी यूनियन सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, बट देर आर कंट्रीज़ जो इसका पार्ट नहीं है। कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे आप यूरोजोन को देखेंगे कि यूरोज जो है एज अ करेंसी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं। इसके अलावा आप कह सकते हो कि देयर इज़ अ शेंजन एरिया। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कंट्री इस अग्रीमेंट का पार्ट है, इसका मतलब है बिना किसी वीज़ा के आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेड सर्विसेज वो सब, एज वेल एज ट्रैवल, और वीज़ा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है टू विज़िट दोज कंट्रीज़। तो एक तरीके से जो है ये भी इंटीग्रेशन में बहुत मदद करता है। तो कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, हमें इस मॉडल को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक अ मेजर पार्ट ऑफ यूपीएससी का एग्ज़ाम। दिस इज़ समथिंग जो आज से बहुत साल पहले जो है, कम से कम बहुत डेकेड्स पहले बनाया जा चुका है। एंड अभी के टाइम पे बस एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड कौन से मुद्दे हैं इंडिया के ईयू के साथ। तो यूरोपियन यूनियन को एक फोर्ट्रेस की तरह देखा जाता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई आउटसाइडर अगर इसको समझने की कोशिश करेगा तो बहुत ज़्यादा निटिग्रिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर नेशनल, इंटरनेशनल और सुप्रा नेशनल प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, नेशनल हो गया आपका डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हो गया आपका फर्दर इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, लेकिन एक होता है उससे भी ऊपर सुप्रा नेशनल। सुप्रा नेशनल होता है जब बहुत सारी कंट्रीज़ मिल करके जो है साथ में आती हैं और इस तरीके की यूनियन, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन या एक प्लेटफॉर्म बनाती हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे जो है कॉमनली जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसकी डिफेंस, इसकी फॉरेन पॉलिसी देखें तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि कॉमन जो है फॉरेन पॉलिसीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा सीधा नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो और यूरोपियन यूनियन हैज़ बिन एन आउटवर्ड लुकिंग बॉडी, इसकी अपनी एक फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन आज के समय पे अगर देखा जाए तो इट एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी कम्युनिटी, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारी डायमेंशंस में जो है, हर एक डायमेंशन से सिक्योरिटी के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में यहाँ पर सोचा जाता है। सिक्योरिटी के ऊपर या सिक्योरिटी कम्युनिटी के ऊपर हमने थोड़ा सा पढ़ा था, बैरी बुजान क्या कहते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जो थ्योरी में पढ़ा था उसके साथ में आप थोड़ा सा यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स जैसे प्रिंसिपल्स को मेजर ऑब्जेक्टिव मानता है जब भी अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्रीज के साथ में एंगेज करता है, राइट, या परस्यू करता है, ठीक है। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन मानता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी होनी चाहिए और ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए।
अब जीडीपी वाइज थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। ये है आपका 2024 का स्टैट। बाकी सारा मैंने स्टैट इतना अपडेट नहीं किया है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, हम इसको कोट भी नहीं करेंगे समटाइम्स। ये वाला स्टैट आपका 2021 का है, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लोज है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा, बट अल्टीमेटली सिर्फ ये वाली चीज़ है जो आप कोट कर सकते हैं। जैसे यूएस की जो इकोनॉमी है एज ऑफ 2024 $27.7 ट्रिलियन के आसपास है। चाइना की $18.56 ट्रिलियन है। यूरोपियन यूनियन की इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एज अ यूनियन यहाँ पर $19.35 ट्रिलियन, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर कंपैरेटिवली, अगर आप चाइना के साथ में इसको कंपेयर करते हैं। एंड इंडिया की इकोनॉमी तो आपको पता ही है कि ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंगली $3.73 ट्रिलियन है, और हो सकता है इस साल $4 ट्रिलियन के पास में भी पहुंच जाए, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि 2025 तक जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है भारत को बनाना है। खैर, तो कारण क्या है, यूरोपियन यूनियन इमर्ज कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो इसका इमर्जेंस का रीज़न है कि दो बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ के लोग जो है ऑल्टरनेटिव देखने लगेंगे कि भाई इस तरीके से वॉर होती रही तो बहुत जान माल का भी नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कब तक बनाते रहेंगे, राइट। तब उस समय पे कुछ इस तरीके के थिंकर्स थे, कुछ इस तरीके के मिनिस्टर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन का आइडिया सजेस्ट किया, जिसमें से फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर है रॉबर्ट शूमन एंड फ्रेंच स्टेटमेंट है जीन मोनेट। ये हैं जिन्होंने सजेस्ट किया कि हम क्यों ना यूरोप का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पर सारी कंट्रीज़ मिल करके जो है वो काम करें, आपस में ज़्यादातर इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहता है, वो दूर हो जाएगा बेसिकली। तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक दूसरे पे जो है आप ट्रस्ट कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली वॉर भी अवॉइड की जा सकती है। तो शुरुआत में जो है यूरोपियन यूनियन को लाया गया था, बेसिकली यूएस की पॉलिसी में इसकी शुरुआत हुई। मतलब पहला आप देख सकते हैं कि यूएसए ने कुछ इस तरफ, इस डायरेक्शन में जो है काम करना शुरू किया। उसका कारण यही है कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जो है यूएसएसआर बहुत तेज़ी से कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था, तो कम्युनिज्म के एक्सपेंशन को रोकने के लिए इस तरीके की पॉलिसीज़ यूएस की तरफ से वैसे भी फॉलो की जा रही थी। और सबसे बड़ा जो पुश फैक्टर था यूरोपियन यूनियन का, वो यूएसए ही था। तो आपको आज इस समय यूरोपियन यूनियन बहुत ही स्टेबल और प्रॉस्परस रीजन की तरह दिख रहा है, उसका कारण है यूएसए। सेम सिचुएशन जब हम आसियान पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। आसियान में भी जितनी 10 की 10 कंट्रीज़ हैं, उनके भी आपस में ब्लडी बॉर्डर्स थे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स थे, वॉर वगैरह होती रहती थी। लेकिन आज के समय आसियान भी एक सिक्योरिटी कम्युनिटी की तरह देखा जा सकता है, एक बहुत ही स्टेबल पीसफुल रीजन की तरह देखा जा सकता है, और इकोनॉमिकली एक ऐसा रीजन जो बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है। यही कारण है कि इंडो पैसिफिक जो है, इसकी जियोपॉलिटिकल स्टेटस आपको दिखेगा कि राइज कर रही है ना। तो ये आसियान का आइडिया भी इसीलिए सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यूएसए ने यहाँ पर बैक किया है इसको। अब इसके साथ में अगर आप कंपेयर करते हैं सार्क रीजन को, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जो साउथ एशिया में लाया गया, इसी सेम आइडिया पे सार्क बनाया गया था। 1985 में ये आइडिया जो है प्रपोज किया गया, लेकिन ये चीज़ काम नहीं करेगी। उसका कारण यही है कि साउथ एशिया में यूएसए की बैकिंग नहीं थी। ठीक है, तो आप यही देखेंगे कि ईयू सक्सेसफुल है क्योंकि यूएसए की बैकिंग है, आसियान सक्सेसफुल है क्योंकि यूएसए की बैकिंग है। यहाँ पर यूएसए प्रेजेंट तो है, साउथ एशिया के डेवलपमेंट्स को मॉनिटर तो करता है, लेकिन यूएसए यहाँ पर अभी तक स्टेबलाइज करने पे कोई काम नहीं कर रहा है। उसका कारण यही है कि जब ये बॉडी बनाई गई उस समय पे भी यूएसएसआर एग्जिस्ट कर रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1985, राइट। और रशिया को कंटेन करने के लिए रशिया के जो पड़ोसी हैं, स्पेसिफिकली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, की पूरा रीजन, और एट द सेम टाइम आज के समय पे तो अगर आप ऑन द अदर हैंड चाइना देखेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि नेबरहुड जो है यहाँ पर इंस्टेबिलिटी टाइप की क्रिएट रहे, जिसकी वजह से जो है फर्दर एक्सपेंशन ऑफ सच कंट्रीज इज़ नॉट पॉसिबल।
तो उसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान आज के समय पे एक मिलिट्री स्टेट है और एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है। उसका भी कारण यही कहीं ना कहीं यूएस के अंडर से ही आता है। बेसिकली यूएसए ने उस समय पे, एक्चुअली आप ये देखेंगे कि ब्रिटेन या यूके की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक जो है जब पैक्स ब्रिटानिका एरा थी, जब ब्रिटेन जो है इंटरनेशनल ऑर्डर में डोमिनेट करता था, तो उस समय पे रशिया को कंटेन करने के लिए अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था ब्रिटेन के लिए। तो उस समय पे ये काम करने के लिए कि भाई रशिया को एज एन एनिमी दूर रखा जाए या कंटेन कर लिया जाए, तो यहाँ पर जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान को जो पार्टीशन का पूरा आइडिया था वो इसीलिए एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया के जो लीडर्स हैं वो डेमोक्रेसी चाहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन यूएसए और इस तरीके के जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनको एक ऐसा स्टेट चाहिए था जिसके साथ में मिल करके वो डायरेक्ट जो है अपना वो चीज़ अचीव कर पाए, वो एम ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए कंटेनमेंट का, बेसिकली रशिया को लेकर के। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 1979 में जब रशिया ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को, तो यूएसए ने पाकिस्तान के साथ में मिल करके पूरी चीज़ें हैंडल की और धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि रशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया, रशिया इसको भी हैंडल नहीं कर पाया अफ़गानिस्तान इन्वेजन को, एंड फाइनली कोलैप्स हो गया। राइट तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल है, बिकॉज व्हेन वी से कि एट प्रेजेंट पैक्स अमेरिकाना एरा चल रही है, इसका मतलब है कि अमेरिका डोमिनेट करता है, तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका ने ही पुश किया होगा यूरोपियन यूनियन के लिए, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन को जो बनाया गया, तो आप देखेंगे कि वो लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पे ही बनाया गया है, उस ऑर्डर को जिसको यूएसए जो है वो प्रमोट करता रहा है। और यूरोपियन यूनियन का जो पूरा विजन है वो एक्चुअली में इंस्पायर्ड है इमानुएल कांत के आइडिया से। इमानुएल कांत वो जो ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं, जो परपेचुअल पीस की बात करते हैं कि पीस होना चाहिए। तो एक्चुअली में ये सपना था इमानुएल कांत का कि यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में जो है आपस में पीस हो, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उस आइडिया पे भी बेस्ड है। बाकी अगर विक्टर ह्यूगो की बात माने तो विक्टर ह्यूगो कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन इज़ अ ड्रीम ऑफ एक्चुअली हिम, क्योंकि माना यह जाता है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो विक्टर ह्यूगो थे उन्होंने एक बीज बोया था बेसिकली अपने कोर्टयार्ड में, ठीक है, अपने गार्डन में आप कह सकते हो। एंड माना यह जाता है कि जब तक ये जो बीज जो है ग्रो करेगा, जब तक ये पेड़ बनेगा, जब तक ये पेड़ रहेगा, ऐसा सुपरस्टिशन माना जाता है कि ये जो पेड़ यहाँ पर उगाया गया था, ये जो बीज यहाँ पर बोया गया था, जब तक ये पेड़ रहेगा तब तक यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेटेड रहने वाला है। राइट तो अपनी एक स्पीच में भी उन्होंने मेंशन किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब यूरोप के अंदर जो है सब लोग अपने हाथ से हथियार फेंक देंगे एंड एकदम प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, पीस आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो जब यूरोपियन यूनियन में ऐसा हो सकता है, इसीलिए होप्स दिखाई जाती हैं कि प्रॉबेबली इन फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वहाँ पर भी स्टेबिलिटी या पीस या प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान को लेकर के काफ़ी सारे एक्सपर्ट हैं, जैसे स्टीफन पी कोहेन हैं, जो कहते हैं कि अभी 100 साल लगेंगे इसको होने में। 100 साल मतलब अभी कह सकते हो 1947 से लेकर के लगभग जो है जो भी आपका टाइम अभी चल रहा है, तो 80 ईयर्स के आसपास होने वाले होंगे 2027 में। तो अभी मतलब 20-25 साल और बचे हैं अभी भी, उसके बाद होपफुली नॉर्मलाइज होने शुरुआत होगी रिलेशन की इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ऐसा मतलब कमेंट्रीज हैं, तो मैं आपको साथ साथ बता दे रही हूँ फिर भी। बाकी यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर, इसकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि इस मामले में खैर इस समय पे अनलेस कि कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है कुछ पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप पिछले साल अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर पूछा गया, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछा गया। राइट तो इस तरीके की बॉडीज़ हैं, जो यूएन बॉडीज़ हैं, जो स्पेसिफिकली न्यूज़ में बनी रहती हैं,
वहाँ से आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस, राइट। सो यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी सबसे पहले आती है हाईएस्ट लेवल पे यूरोपियन काउंसिल। ये समिट लेवल पे बॉडी बनाई गई है। यहाँ पर क्या होता है कि साल में बहुत बार जो यूरोपियन यूनियन के जितने भी लीडर्स हैं वो मिलते हैं इस काउंसिल में। इसके अलावा एक बनाई गई है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। याद रखिए, यूरोपियन काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन अलग है। जब हम काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो ये एक मिनिस्टीरियल बॉडी है। सपोज कीजिए कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, जितने भी यूरोपियन यूनियन के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं वो सारे मिनिस्टर्स अलग अलग जो भी यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज के पार्ट हैं वो सारे साथ में आ करके मिलके ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाएंगे। तो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन मिनिस्टीरियल बॉडी है जहाँ पर जिस पॉलिसी को बनाया जाएगा जिस मिनिस्ट्री की, वहाँ के मिनिस्टर्स आके इस पे काम करेंगे। लेकिन यूरोपियन काउंसिल में जितने भी हेड ऑफ द स्टेट या लीडर्स हैं उनकी मीटिंग होती है। फिर इसके अलावा एक कमीशन है जो यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 24/7 काम करता रहता है। देन देयर इज अ यूरोपियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अपना खुद का है। सोचिए, ये 27 मेंबर कंट्रीज हैं और इन 27 मेंबर्स की अपनी पार्लियामेंट है जिसमें 791 सीट्स हैं और इनके जितने भी मेंबर्स हैं ये 790 मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो लोग डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट करते हैं कौन जो है यूरोपियन पार्लियामेंट का पार्ट बनेगा। कुछ ऐसा ही आइडिया सोचिए कि अगर सार्क में होता तो कितनी अच्छी चीज़ होती, मतलब पीस प्रॉस्पेरिटी को लेकर के। बट ऑब्वियसली सार्क में इंडिया और पाकिस्तान के जो अपने मुद्दे हैं, जो बायलेटरल मुद्दे हैं, उसकी वजह से चीज़ें जो हैं यहाँ पर अभी तक भी खड्डे में हैं। खैर, तो बात करते हैं अब यूरोपियन यूनियन के एवोल्यूशन की। जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक्सपेंशन की, क्योंकि शुरुआत जब हुई तो इतने मेंबर्स नहीं थे, धीरे धीरे करके बढ़े हैं। और उसके बाद बात होती है डीपनिंग की, यानी कि शुरुआत में जब बात हुई थी तो एक दो मुद्दों पे एग्री हुआ था, उसके बाद इसमें और ज़्यादा डेप्थ जो है वो ऐड की गई और ज़्यादा इंटीग्रेटेड ये होता गया। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि जब आप एक्सपैंड करते हो, नए नए मेंबर्स को ऐड करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं डेप्थ पे फोकस कम हो जाता है, राइट। जो फाउंडेशन की बात होती है, जो फाउंडेशन स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करने की बात होती है, उस पर जो अटेंशन है डाइवर्ट होकर के एक्सपेंशन पे चला जाता है। खैर, थोड़ा सा एक्सपेंशन पे देख लेते हैं। तो 1952 में जो है सबसे पहली बार यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी से शुरुआत होती है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई और आते ही यूरोपियन यूनियन बना दिया गया, नहीं, ये धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है। अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले पेपर 2 सेक्शन ए में थ्योरी पढ़ी थी, फंक्शनलिज्म का स्कूल हमने पढ़ा था। तो फंक्शनलिज्म का स्कूल का क्लासिक एग्जाम्पल एक्चुअली में यूरोपियन यूनियन है। क्यों? क्योंकि आपने पहले क्या करना स्टार्ट किया, आपने सबसे पहले जो है नॉन पॉलिटिकल मुद्दे पे इंटीग्रेशन स्टार्ट किया। नॉन पॉलिटिकल मुद्दे पे आप साथ में आते रहे, काम करते रहे और धीरे धीरे करके जो है पॉलिटिकल मुद्दों पे भी आपकी इंस्पिरेशन मिलने लगी कि हम यहाँ पर अगर इंटीग्रेट कर सकते हैं, साथ में मिलके काम कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल मुद्दों पे भी हम साथ में स्टैंड ले सकते हैं, राइट। सिमिलर सा। तो जब शुरुआत होती है 1952 में, तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के साथ में स्टार्ट होता है। उस समय पे 6 ओरिजिनल मेंबर्स थे, बेनलक्स कंट्रीज इसका पार्ट थे, जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी एंड इटली जो हैं वो इसका पार्ट थे। फिर आगे देखते हैं, इसीलिए कहा यह जाता है कि द मेटल्स विच आर यूज टू मेक द आर्म्स विल बी यूज टू मेक परमानेंट पीस। क्योंकि एक समय पे अगर आप यहाँ देखें तो फ्रांस एंड एंड जर्मनी अलग अलग आप देखेंगे कि गुटों में बटे हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात है। जर्मनी एंड इटली अलग थे, दे वर टुगेदर, एंड देन ऑन द अदर हैंड फ्रांस और बाकी सब कंट्रीज यहाँ पर थी। तो अल्टीमेटली अब आप देखेंगे कि 1952 तक आते आते हाउ थिंग्स विल चेंज। 1952 तक आते आते जो है वो कंट्रीज जो आपस में भिड़ा करती थी, लड़ा करती थी, अब परमानेंट पीस जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए काम करने लगी।
इसके 5 साल बाद एक ट्रीटी साइन होती है और इस ट्रीटी के चलते यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जाती है। मतलब सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया कि हम सिर्फ कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाएंगे, साथ में मिलके हम 6 कंट्रीज काम करते हैं कोल एंड स्टील को लेकर के। फिर इन्होंने सोचा कि कोल एंड स्टील से हम क्यों ना बाकी सभी सेक्टर्स में भी चले जाएं, तो फाइनली बनी ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। फिर उसके 4 साल बाद यानी कि 1961 में जो ईईसी थी एज अ सिंगल लार्जेस्ट मार्केट फॉर गुड्स वर्ल्ड वाइड जो है जाने लगी, एंड ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई स्टील का यूएसए के बाद। मतलब साथ में मिलके देखिए अगर काम करते हैं तो कितना ज़्यादा फायदा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी गई। उसके कुछ साल बाद 1973 में पहला एक्सपेंशन होता है, यानी कि अभी तक सिर्फ 6 ही कंट्रीज थी जो आपस में कर रही थी। अब जो है यूएसए के चलते यहाँ पर ब्रिटेन ऐड होगा, डेनमार्क एंड आयरलैंड जो है एक्सपैंड कर, मतलब बेसिकली ईयू को एक्सपैंड किया जाएगा। आई विल नॉट से ईयू, आई विल से एट दिस पॉइंट ईईसी यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी होगी। तो अब उसका कारण ये था कि आपको मैंने बताया ये कि यूएसए जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील हुआ करता था, और उसके बाद ब्रिटेन हुआ करता था। अब ब्रिटेन को पछाड़ के यूएसए के बाद आ गए ये 6 कंट्रीज़ की जो ईईसी थी, ये सेकंड नंबर पे आने लगी। तो ऑब्वियसली अब आप ट्रेड में कहीं ना कहीं या स्टील में कहीं ना कहीं यूएसए को चैलेंज भी कर सकते हो, क्योंकि अब आप फर्स्ट नंबर पे भी आ सकते हो। तो यही कारण है कि क्योंकि यूरोपियन ईईसी ने उस समय पे यूएस की हेजिमनी को ट्रेड में चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया था, तो यूएसए ने सोचा कि जितनी भी कंट्रीज हमारे फेवर में काम करती हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, डेनमार्क है, हम उनको क्यों ना बोलें कि आप इसका पार्ट बन जाइए और यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो उस हिसाब से हम देखेंगे, मतलब मॉनिटर कर सकेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रिटेन जैसी जो कंट्री होगी, डेनमार्क जैसी जो कंट्री होगी, ये एक्चुअली यूएसए के ज़्यादा क्लोज थी और यूरोपियन यूनियन के क्लोज कम थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और यूएसए ने खुद ये सोचा कि भाई हम तो इन ट्रीटी से बाहर रहेंगे, राइट, लेकिन इनको कहा कि आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के समय पे जब आप यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, आपको 2 कैटेगरीज के कंट्रीज दिखते हैं, यानी एक ऐसी कंट्रीज दिखते हैं जो यूरोफोबिक हैं और ऐसे कंट्रीज दिखते हैं जो यूरोफिलिक हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि 6 मेंबर्स थे और उसमें 3 ऐड हो गए, कुल मिलाकर के हो गए 9। अब 1981 तक आते आते फिर से एक्सपेंशन होता है जब ग्रीस ज्वाइन करता है ईईसी को, और 1985 में साइन होता है शेंजन एग्रीमेंट। शेंजन एग्रीमेंट का मतलब है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर ओपन कर दिए जाएंगे, बॉर्डरलेस बना दिया जाएगा, वीज़ा जो है यहाँ पर फ्री वीज़ा अलाउ कर दिया जाएगा, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अलाउ कर दिया जाएगा कि लोग सेटल हो सकते हैं, बाय कर सकते हैं प्रॉपर्टी और अपना एम्प्लॉयमेंट, अपनी जॉब भी ढूंढ सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आप कौन सी भी कंट्री से आते हैं, मतलब विद इन द सी, राइट। फिर अगले ही साल इसमें आप देखेंगे कि और भी कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया, स्पेन एंड पोर्चुगल ने ज्वाइन किया। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, और जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाता है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी हो जाती है, तब आप ऐसी कंट्रीज के साथ में अगर वॉर करना भी चाहोगे तो वो वाइबल नहीं होता है, वो आपको लॉजिकल नहीं लगता है। और यही कारण है कि मतलब धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा था, सब बढ़िया हो रहा था, लेकिन यहीं पर नई फॉल्ट लाइंस इमर्ज होती हैं, यानी कि यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ डिवीजन होने लगता है, नॉर्थ एंड साउथ का डिवीजन यूरोपियन यूनियन में। जितनी भी साउथ की कंट्रीज हैं वो कंपेयर टू द नॉर्थ यूरोप वो इतनी इकोनॉमिकली साउंड नहीं थी, इतनी इकोनॉमिकली डेवलप नहीं थी। इन कंट्रीज को हम कहते हैं पिग्स। तो पिग्स जो हैं वो बेसिकली पुअर थे, आप कह सकते हो पोर्चुगल, आयरलैंड, ग्रीस एंड स्पेन जैसी कंट्रीज जो हैं, एंड ये कंट्रीज थी, इन यहाँ पर सोशलिज्म बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में था। ग्रीस में तो आप आज भी देखोगे कि सोशलिज्म की वजह से ही ग्रीस में क्राइसिस जो है वो देखा जा रहा है, राइट। काफ़ी बार जो है सामने आ चुका है कि बहुत ज़्यादा डेट है यहाँ पर, और ग्रीस जो है
उसको इस तरीके के सजेशंस भी दिए गए हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि आप इस तरीके की जो सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ होती हैं, जो आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अपने लोगों के लिए अनाउंस करते हैं कि आपको महीने में ये मिलेगा वो मिलेगा, इस तरीके की जो फ्रीबीज देते हैं वो आपको रोकना होगा। ठीक है, इसको ऑस्टेरिटी मेजर्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन की तरफ से एंटी ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने के लिए ग्रीस को सजेस्ट किया गया है। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में ग्रेग्जिट भी देखने को मिले। जैसे ब्रिटेन ने एग्जिट किया है, ब्रेग्जिट देखने को मिला है, वैसे ही ग्रेग्जिट भी हो सकता है, मतलब ग्रीस यहाँ से बाहर भी निकल सकता है। एंड दैट इज़ गोइंग टू समहाउ चैलेंज दिस होल आइडिया ऑफ रीजनलिज्म, क्योंकि यू नो आप जब लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रमोट करते हैं तो इंस्टीट्यूशनलिज्म को भी प्रमोट करते हैं, और यूरोपियन यूनियन एट द एंड ऑफ द डे एक्ट एज एन इंस्टीट्यूशन ओनली, राइट। तो इस तरीके की डेवलपमेंट्स होती हैं। फर्दर 1987 में एक सिंगल यूरोपियन एक्ट लाया जाता है जिसके चलते कॉमन मार्केट बना दी जाती है। इसमें 4 तरीके के फ्रीडम दिए जाते हैं कि आप गुड्स वगैरह अपना ट्रेड कर सकते हो, यू हैव द फ्रीडम, कोई ड्यूटी कुछ ऐसा नहीं लगेगा, अपनी सर्विसेज विदाउट एनी ड्यूटी और इस सब चीज़ों के आप यू हैव द फ्रीडम ऑफ प्रोवाइडिंग दैट। कैपिटल एंड पीपल मूवमेंट का जो फ्रीडम था वो भी यहाँ पर दे दिया गया। बाकी इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस वगैरह, प्रॉपर्टी बाय करना, वो सब कैपिटल फ्रीडम भी यहाँ पर अलाउ कर दिया गया। तो यानी कि रोम की जो ट्रीटी साइन हुई थी उसके 30 साल के बाद, रोम की ट्रीटी आपको याद होगा 1957 में साइन हुई थी, उसके 30 साल के बाद जो है सिंगल यूरोपियन एक्ट जो है साइन होता है। एंड यहाँ से फर्दर इंटीग्रेशन प्रोसेस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फिर इसके बाद 1993 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से जब ये ट्रीटी साइन की गई तब से इसको यूरोपियन यूनियन कहलाया जाने लगा। मतलब इससे पहले हम इसको ईईसी ही कहेंगे, उसके बाद 1993 में जब साइन होती है तो यूरोपियन यूनियन कहा जाने लगा। और यूरोपियन यूनियन इसको तब इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इस ट्रीटी के चलते एक मॉनेटरी यूनियन यानी सिंगल करेंसी भी बना दी गई, एक कॉमन करेंसी बना दी गई। तो आप देखेंगे कि ऐसी कंट्रीज 19 कंट्रीज हैं, 27 में से 19 कंट्रीज ऐसी हैं जो अलाउ करती हैं, राइट, जो कहती हैं कि कॉमन करेंसी है। एंड देयर आर 8 कंट्रीज येट जो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं है। ठीक है, तो कॉमन करेंसी का फ़ायदा ये रहता है कि जब भी आप आपस में ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो करेंसी कॉमन रहती है तो कन्वीनियंट रहता है चीज़ें। इसके अलावा जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव भी हो जाता है, बेहतर हो जाता है कॉमन करेंसी में, राइट। क्योंकि सोचिए अगर आप डॉलर के अगेंस्ट में, अगर रुपी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर इक्वल वैल्यू तो नहीं रहेगी। आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होगा उसमें काफ़ी सारे उसमें कंडीशनैलिटीज़, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे चाइना को बार बार कहा जाता है कि चाइना अपनी करेंसी को जानबूझ करके डीवैल्यू करता है। जानबूझ करके ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चाइना के प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव रहें यूएस की मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकें, राइट। तो इसीलिए कॉमन करेंसी का ये भी फ़ायदा रहता है कि आप बेटर, मतलब एकदम अच्छा कंपटीशन भी रहता है इक्विटेबल मैनर में। इसके अलावा बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ में, अगर आपको यूरोपियन यूनियन को अगर बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ में भी अगर ट्रेड करना है तो वो एक ही करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फ्रांस के साथ कर रहे हो तो अलग करेंसी दो, जर्मनी के साथ कर रहे हो तो अलग देनी पड़ेगी। तो वही कॉमनैलिटी अगर रहती है तो वो बिजनेसेस में बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, कन्वीनियंट बहुत होता है ऐसा। इसके अलावा जो है अब मार्केट का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो ही गया था, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर यूरो को एज अ ग्लोबल करेंसी यहाँ पर अब जो है वो प्रमोट किया जाए। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे आप इसको प्रमोट कर सकते हो अब। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कंपैरेटिवली ऐसा तो होता नहीं है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी सबकी इकोनॉमी इक्वल चल रही है, सब इक्वली ग्रो कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी होंगी जो वीक होंगी, और क्योंकि वो कंट्रीज़ वीक होंगी
तो लेकिन अगर कॉमन करेंसी रहेगी तो जो प्रोजेक्शन दिखेगा वो काफ़ी स्ट्रांग दिखेगा। यही कारण है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसी वीक कंट्रीज़ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगी। एंड क्योंकि स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज़ के साथ में आप एक तरीके से जुड़े हुए हो, तो आपका भी डेवलपमेंट होगा, आपका भी विकास होगा। तो ये तो हैं एडवांटेजेस इसके। इसीलिए मास्टर ट्रीटी में आप देखेंगे कि ये डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सपोज कीजिए कि एक कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करती है। अब वो कंट्री अपनी करेंसी को डीवैल्यू नहीं कर पाएगी अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, हर एक कंट्री यूरोजोन का मेंबर भी नहीं बन सकती है। वाई? क्योंकि अगर आपको यूरोजोन का मेंबर बनना है, यानी कि आपको यूरो एज अ करेंसी अगर आपको अलाउ करनी है, तो उसमें भी एक क्राइटेरिया है जिसको कहा जाता है कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। आपको सबसे पहले वो क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, जैसे कि आपका फिस्कल डेफिसिट इतना होना चाहिए, इन्फ्लेशन इतनी होनी चाहिए, डेट टू जीडीपी रेशो आपके देश की कम होनी चाहिए, विद इन द डिफाइंड लिमिट्स होनी चाहिए, तभी जा कर के आप जो है यूरोजोन का मेंबर बन सकते हो। और यूरोपियन यूनियन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो पब्लिक डेट है वो 60% आपकी जीडीपी के ऊपर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी जीडीपी है $1 ट्रिलियन की, तो उसका 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन ग्रीस का अगर आप आज के समय पे देखेंगे तो इट हैज़ मोर देन 300% ऑफ पब्लिक डेट। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीस बहुत लंबे समय तक गलत डेटा प्रोवाइड कर रहा था, और यूरो जोन क्राइसिस इसीलिए आज के समय पे देखा गया कि ये ढंग से रेगुलेट नहीं कर पाए। यही कारण है कि यूरो जोन क्राइसिस को रेगुलेटरी क्राइसिस भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा ग्रीक क्राइसिस के बारे में पता होना चाहिए। ग्रीस ने यूरो जोन ज्वाइन किया, जबकि गलत डेटा प्रोवाइड करके किया। वो फिट नहीं था इस चीज़ के लिए। इट वॉज नॉट हैविंग द सेट क्राइटेरिया। लेकिन होता यही है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के बीच में यूनिटी है, सॉलिडारिटी है। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ ने ग्रीस का जो स्टेटस था उसको बारीकी से नहीं देखा, ओवरलुक कर दिया। अब जर्मनी के अकॉर्डिंगली ग्रीस ने जो भी सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ फॉलो की हैं, जो भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी, ग्रीस की वजह से ही, इन सोशल और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की वजह से कॉम्पिटिटिवनेस उसकी नीचे आ गई। लेकिन ग्रीस जो है जर्मनी की अप्रोच को गलत मानता है। देखिए, जर्मनी ने अपनी जो लेबर लॉज हैं उनको जानबूझ करके अभी भी वीक रखा हुआ है, ताकि जर्मनी को एडवांटेज मिल सके। एज अ ट्रेडिंग स्टेट, एज अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट अगर देखें, लेबर लॉज अगर वीक रहेंगे तो ये एडवांटेजेस होगा उस कंट्री के लिए भी, राइट। वहाँ के बिजनेसेस के लिए भी एक तरीके से। तो इस मामले में जर्मनी बिहेव लाइक चाइना, ठीक है। एंड दिस डिड नॉट लेट स्कोप फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अदर कंट्रीज। तो पॉइंट यही है। तो ग्रीस ये कहता है कि आपने भी तो ये चीज़ें गलत की हुई हैं, राइट। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूरोपियन यूनियन की है मॉनेटरी यूनियन। दैट इज़ कि यूरोपियन यूनियन कोई फिस्कल यूनियन नहीं है, ना ही कोई इकोनॉमिक यूनियन है। ये सिर्फ एक मॉनेटरी यूनियन है। नहीं, करेंसी आप देखेंगे वो कॉमन आपने रखती, ठीक है। अगर आप फिस्कल यूनियन रखते, इकोनॉमिक यूनियन देखते, तो फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी आप अच्छे से रेगुलेट कर पाते। कौन सी कंट्री किस तरीके से पैसा खर्च रही है वो कॉमन होती है आपकी। लेकिन अभी क्या है, आपने सिर्फ करेंसी में कॉमन रखा, बाकी सब चीज़ों में नहीं रखा। यही कारण है कि ग्रीस जो है अपना पैसा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में गवाता रहा। जैसे एक समय तक अगर भारत सरकार, अभी जैसे आयुष्मान भारत स्कीम आई, बहुत अच्छी स्कीम है। वी हैव मनरेगा, वी हैव अ लॉट ऑफ सच स्कीम्स, राइट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब मान लीजिए कि ऐसे और भी ज़्यादा स्कीम्स आ जाती हैं इस तरीके की, बहुत सारी फ्रीबीज मिलने लग जाती हैं कि ट्रैवल जो है फ्री कर दिया, बसों में आप ट्रैवल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सपोज कीजिए। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो बहुत बढ़ जाएगा, राइट। तो एक तरीके से आपने अपनी इकोनॉमी को खुद ही डूम्ड कर लिया, खुद ही जो है बर्बाद कर दिया। और अब जो है, क्योंकि आपने फिस्कल यूनियन बनाया नहीं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक यूनियन बनाया नहीं, आपने सिर्फ मॉनेटरी यूनियन बनाया, अब धीरे धीरे करके जब इस तरीके की प्रॉब्लम देखी गई तो यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया अपनी पॉलिसीज़ को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी अलाइन करना।
यानी दूसरों को बताना शुरू किया आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि यूएसए ने भी यहाँ पर रोल जो है वो प्ले किया है। कैसे? यूएस में जब 2008 का सब प्राइम क्राइसिस आया, लेमन ब्रदर वाला क्राइसिस, उसका सीधा सीधा असर पड़ा यूरोप पे, और वहाँ पर फिर यूरोजोन क्राइसिस भी देखा गया। राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छे से रेगुलेशन नहीं किए गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। राइट? तो यूएसए ने खुद अपने बैंक्स पे ध्यान नहीं दिया कि क्या सब हो रहा है। और आपको पता है कि जो बैंक्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। जब यूएसए के बैंक्स कोलैप्स होना स्टार्ट हुए तो इन बैंक्स ने यूरोप के जो बैंक्स थे उनसे पैसा जो है डिमांड करना स्टार्ट किया। अब जो यूरोप के बैंक थे उन्होंने पैसा दे रखा था ग्रीस जैसी कंट्रीज को। ग्रीस जो है इसीलिए आप देखेंगे कि एक नेट इम्पोर्टर है, यानी कि पैसा लेता रहता है, इंपोर्ट करता रहता है हर चीज़। ग्रीस जो है वो जर्मनी के क्रेडिट पे जो है बोरो करता रहा कि हम जो है मतलब आप अभी दे दीजिए, हम सही कर देंगे सब कुछ। तो जब बैंक्स को अपना पैसा वापस चाहिए था तो गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं था। तो अल्टीमेटली जो है इस तरीके से पूरा क्राइसिस हुआ। और आज के समय पे ग्रीस का मुद्दा भी आप कभी कभी न्यूज़पेपर में जो है देख लेंगे, हालांकि इतना हाईलाइटिंग मुद्दा नहीं है कि आपसे 20 नंबर में या 15 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बहुत ही मतलब ऐसा सर्कमस्टांस होगा कि अगर शायद थोड़ा न्यूज़ में होगा तो 10 मार्क्स में होपफुली इसको पूछा जा सकता है। बाकी आपको बस मुद्दा थोड़ा सा पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। बाकी फर्दर अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन जो है फिर उन्होंने एक प्रपोज किया कॉन्सेप्ट कि एवर क्लोजर यूनियन बनाते हैं अब इसको। तो बेसिकली जर्मनी और फ्रांस जैसे कंट्रीज ने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं, यानी कि अपनी इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज को भी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आप इसीलिए इस तरीके की नई नई टर्मिनोलॉजीज आती रहती हैं यूरोपियन यूनियन में, इन टर्मिनोलॉजीज को ट्रैक करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जर्मनी ने एक 6 पैक स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर प्रपोज की। ये जो 6 पैक स्ट्रैटेजी है इसका मतलब है कि एक स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी मेजर्स यहाँ पर रखे जाएं। मतलब ऐसे जो फ्रीबीज देने के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाई जाती हैं, ठीक है, लोगों को बेनिफिट देने के लिए, इसको स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो ये है 6 पैक स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट बोला गया यूरोपियन सेमेस्टर। यूरोपियन सेमेस्टर का मतलब है कि जितनी भी कंट्रीज हैं सबको अपना डोमेस्टिक बजट जो है वो यूरोपियन यूनियन के पास में भेजना होगा अप्रूवल के लिए। मतलब आपकी कंट्री है, आप अपना जो भी बजट पास कर रहे हो उसको करने से पहले आपको सबमिट करना होगा ईयू को। तो इस तरीके के एवर क्लोजर यूनियन, या आप देखें 6 पैक स्ट्रैटेजी, या फिर हो गया आपका यूरोपियन सेमेस्टर, इस तरीके के टर्म्स जो है यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। बाकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में डिफरेंस इतना है कि फ्रांस में अगर देखा जाए तो थोड़ा लेफ्ट की तरफ लीनिंग ज़्यादा है। मतलब जो लेफ्ट आइडियोलॉजी की तरफ जो प्रेसिडेंट्स हैं वो ज़्यादातर हैं। फ्रांस जो है इसीलिए ऑस्टेरिटी अप्रोच जो है कि इस पे काबू किया जाए उसको फेवर नहीं करता है। वाई? बिकॉज अगर आप गरीब लोगों के जैसे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं वो बंद कर देंगे तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी भारत में अगर आप देखें तो मनरेगा है। अगर मनरेगा नहीं रहेगा तो काफ़ी सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको यहाँ पर रोज़गार मिलता है। ठीक है, ऑलमोस्ट बजट भी आप देखोगे हर साल का कितने लाख करोड़ का बजट होता है जो मनरेगा स्कीम के अंडर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाता है, रोज़गार भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इससे बेरोज़गारी बढ़ ही जाएगी। तो कुछ वैसा सा ही फ्रांस का भी आइडिया है। और इसीलिए फ्रांस कहता है कि भाई हमको जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए धीरे धीरे करके मतलब स्टिमुलस प्रोवाइड करते रहना चाहिए, इस तरीके का। तो जैसे फ्रांस और जर्मनी की डिफरेंसेस हैं वैसे ही यूएसए और जर्मनी के अप्रोच में भी डिफरेंसेस हैं। यूएसए की अप्रोच है कि जो साउथ यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे इटली या ग्रीस जो हैं उनके साथ में यूएस क्लोजर रिलेशनशिप बनाए रखता है। और यूएसए चाहता है कि जर्मनी की तरफ से जैसे लेबर लॉज बहुत वीक हैं तो वहाँ पर लेबर को इतना ज़्यादा वेजेस नहीं दिए जाते, तो यहाँ पर वेजेस इंक्रीज किए जाएं सबसे पहले जर्मनी में। तो इसको लेकर के जो है डिसएग्रीमेंट्स भी हैं। बाकी जर्मनी जो है
रशिया के साथ में भी इकोनॉमिक जो है काफ़ी इंटीग्रेटेड है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट करता है, ट्रेडिंग होती है, तो वो भी एक मुद्दा है जो डिसएग्रीमेंट का है। बाकी जर्मनी ने ये भी मेंशन किया हुआ है कि चाइना जो है is a biggest strategic threat to European Union at present. Why? Because China अपनी पार्टनरशिप जितने भी साउथ यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके साथ में काफ़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसका कारण है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी आप देखोगे तो उसमें यूरेशियन रीजन के साथ में कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी आती हैं, राइट। इसके अलावा चाइना जो है उसका प्रॉब्लम ये है कि चाइना इन कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है एंड तो यूरोपियन यूनियन के जो अभी कंसेंसस बना हुआ है कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनी साथ में ऐसे करेंगे, तो हो सकता है आने वाले समय पे उसमें डिवीज़न कुछ क्रिएट कर दे चाइना अपना चेकबुक डिप्लोमेसी के थ्रू, पैसा दे करके या ऐसे प्रोजेक्ट्स लोन पे दे करके कि हम आपकी कंट्री को डेवलप करेंगे, तो बातों में आ सकती हैं ये कंट्रीज़। वैसे भी ये पुअर कंट्रीज़ हैं, राइट, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक सिनारियो कुछ ऐसा है यूरोपियन यूनियन में कि इस समय पे यूरोपियन यूनियन, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने की, बड़ी अच्छी बॉडी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मल्टीपल क्राइसिस फेस कर रही है। इंटरनली भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक्सटर्नली भी है। इंटरनली अगर आप जैसे देखेंगे फ्रांस या जर्मनी जैसी कंट्रीज़ हैं, आज के समय पर रिफ्यूजी क्राइसिस फेस कर रही हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सेक्युलरिज्म का प्रॉब्लम तो देख ही सकते हैं, बार बार इस बारे में भी न्यूज़ में आता है, ठीक है, कि जीनोफोबिया या एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो इंटरनली एक्सटर्नली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बाकी यूएस चाइना राइवलरी के चलते भी आप देखेंगे कि ईयू का जो स्टैंड है चाइना को लेकर के वो थ्रेट मानता है। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना इस समय पे यूएस की हेजेमनी को तो चैलेंज कर ही रहा है, लेकिन चाइना चाहता है साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाना कि भाई सबसे ज़्यादा ऊपर चाइना रहे, राइट। तो किस बेसिस पे चाइना इतना उछल रहा है, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और चाइना इस समय पे वर्ल्ड सप्लायर या वर्ल्ड फैक्ट्री बन चुका है, राइट। हालांकि पैंडेमिक के बाद लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि इसके कितने नुकसान हैं, और इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन जो है किया जा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ में अब काफ़ी हद तक जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि कोविड के समय पे जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रॉब्लम देखा गया वो दोबारा से हम बिजनेसेस फेस नहीं कर सकते, राइट। तो चाइना इस पोजीशन तक कैसे पहुंचा, चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना ने की है वो अनफेयर है, मतलब कि सही तरीक़ों से नहीं पहुंचा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। चाइना क्या करता है, अपनी कंट्री को जानबूझ करके अपनी करेंसी को जो है डीवैल्यू भी करता है, ठीक है। और दूसरी जो भी कंट्रीज थी जो लिबरलाइज हुई उसका भी फ़ायदा उठाया चाइना ने। तो चाइना इस समय पे कंपल्शन ये है कि चाइना अपने देश में जो लोग काम कर रहे हैं, चाइना में ग्रोथ इकोनॉमिक और ये सब इतना हो चुका है कि लोग वहाँ पर हाई वेजेस डिमांड करते हैं, लेकिन चाइना अथॉरिटेरियन कंट्रोल के चलते, क्योंकि स्ट्रांगली अथॉरिटेरियन है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं चाइना के लीडर्स, तो चाइना जो है जो वेजेस हैं वो कम ही रख रहा है ताकि ये पॉसिबल हो सके कि चाइना जो है बेसिकली अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ या अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाए रखे, या जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो भी चाइना में बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, वो चीप लेबर के चलते अपने बिजनेसेस वहीं पर ही रखें। अगर चाइना ने अपने वेजेस बढ़ाए तो चाइना की जो कॉम्पिटिटिवनेस है अभी तक वो चली जाएगी, और चाइना अपने आप को लिबरलाइज करना नहीं चाहता है। इसीलिए जो है आप देखेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना ने एक नया तरीका निकाला है इन्फ्लुएंस करने का। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के चलते इन्वेस्टमेंट सारी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करता है, और वहाँ की जो अथॉरिटेरियन रजीम्स हैं उनको सपोर्ट करता है। तो चाइना बेसिकली इसीलिए नेवल बेसिस भी एक्वायर कर रहा है, अगर आप देखें इन एड्रियाटिक सी ऑल्सो, जो कि यूरोप में प्रेजेंट है। तो एट प्रेजेंट यूरोप के पास में 4 बड़े बड़े थ्रेट्स हैं। पहला रशिया, क्यों,
क्योंकि कहा जाता है नोबडी लाइक्स द हग ऑफ द बियर। यू नो दैट रशिया भी एक्सपेंशनिस्ट है। पुतिन के अंडर में अगर देखें तो रशिया जो है वापस से अपनी जो पुरानी ग्लोरी है वो अचीव करना चाहता है। दूसरा थ्रेट चाइना। चाइना भी एक्सपेंशनिस्ट है, लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी फॉलो करता है। हालांकि चाइना की सॉफ्ट पावर धीरे धीरे करके अब इतनी इंक्रीज हो रही है, उसके चलते उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। तीसरा एक्सटर्नल थ्रेट होता है यूएसए। अगर देखिए, अगर आप ध्यान से, तो यूएस ने जब यू नो अफगानिस्तान में इन्वेजन हुआ था और उस समय पे उसके बाद यूएस अफगानिस्तान में गया, तो यूएसए की प्रॉब्लम्स के चलते जो है, यूएसए की जो पॉलिसीज थी उसके चलते यूरोप में काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी, राइट। तो प्रॉब्लम यही है, देखिए अप्रोच जो होती है ना यूरोप की और यूएसए की थोड़ी अलग है। जैसे कि यूएस की इराक को लेकर के 2003 में जो अप्रोच थी उसको लेकर के दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। इसके अलावा जब ट्रम्प पावर में थे तब उस समय पे न्यूक्लियर क्राइसिस को लेकर के ईरान के और वहाँ पर जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो भी डील साइन की जा रही थी ईरान के साथ में, उसको लेकर के अप्रोच अलग है, वहाँ डिफरेंसेस थे। सीरिया में जो क्राइसिस है उसको लेकर के डिफरेंसेस थोड़े थे यहाँ पर, राइट। तो बिकॉज देखिए यूरोप इज़ वेरी क्लोज टू दैट, रिफ्यूजी क्राइसिस अलग और टेररिस्ट अटैक का अलग फियर रहता है यहाँ पर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। रिफ्यूजी क्राइसिस ऑन टॉप ऑफ इट हम अलग से मेंशन कर सकते हैं कि इसके चलते सिक्योरिटी इशू भी आता है यूरोप में, बाकी इकोनॉमिक बर्डन आता है, यानी कि आपके देश के जो लोग नहीं हैं लेकिन आपको उनको हैंडल करना होगा, ठीक है, वो भी compete करेंगे जॉब्स के लिए, तो वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी रेडिकलाइजेशन और वो सब चीज़ें तो होती ही है। इसके अलावा जो है न्यू राइटिस्ट पार्टीज इसीलिए आपको राइज करती हुई दिखेंगी जो कि यूरोस्केप्टिक है। यूरोस्केप्टिक मतलब जो नेशनलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और जो रीजनल इंटीग्रेशन को हो सकता है आगे जा कर के अंडरमाइन कर सकें। तो अल्टीमेटली डोमेस्टिक पे इंटरनली ज़्यादा फोकस किया जा सकता है रादर देन कि ओवरऑल सुप्रा नेशनल आइडेंटिटी जो यूरोप एग्जिस्ट करता है उस पर हो सकता है कि अटेंशन ज़्यादा ना दिया जाए। तो इट इवन पुट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स जैसी जो यूरोपियन यूनियन की वैल्यूज़ हैं। और यूरोप में तो ब्रेग्जिट देखा ही गया। तो ब्रेग्जिट की वजह से यूरोपियन यूनियन की जो सॉफ्ट पावर थी, जो उन्होंने अपनी इमेज बनाई हुई थी कि हम इंटीग्रेटेड हैं, यूनिटी है, स्टेबिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, वो कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट हुई है और यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी भी इससे इम्पैक्ट हुई है। तो इंटरनल इश्यूज क्या हैं? सबसे पहले बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, इश्यूज हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। पहला कि यूरोफोबिक और यूरोफिलिक कंट्रीज हैं, यानी कि यूरोफोबिक मतलब ऐसी कंट्रीज जो आज के समय पे यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बनना चाहेंगी या थोड़ा सा रिलक्टेंट है या रेजिस्टेंट है। जो यूरोफिलिक कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी बनना चाहती हैं, आज के समय पे वहाँ पर राइटिस्ट पार्टीज आ गई हैं और वो नेशनलिस्टिक एजेंडा पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। दूसरा ये है ओल्ड यूरोप वर्सेस न्यू यूरोप का कॉन्सेप्ट। इनके वैल्यू सिस्टम में भी बड़ा डिफरेंसेस है। जो नई कंट्रीज एमर्ज हुई हैं उनके कमिटमेंट्स, यानी कि जो नई कंट्रीज अभी ताज़ा जो यूरोपियन यूनियन का लेटेस्ट सबसे पार्ट बनी होंगी, उन कंट्रीज़ के अप्रोच में और जो पुरानी हैं उनके अप्रोच में, उनके वैल्यू सिस्टम में बहुत ही डिफरेंसेस हैं। क्योंकि जो नई कंट्रीज़ हैं दे डू नॉट हैव सिमिलर कमिटमेंट्स टूवर्ड डेमोक्रेसीज एंड ह्यूमन राइट्स। ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी भी सेमी अथॉरिटेरियन है या हाईली नेशनलिस्ट हैं अभी भी, इंटरनली अगर देखा जाए तो। इसके अलावा कोर एंड पेरिफेरी में भी डिविजन है, यानी कि ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कोर वाइज यानी कि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हैं, ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे जर्मनी, जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, ये सारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं। वहीं पेरिफेरीज पे वीक इकोनॉमिक्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे पिग्स मैंने आपको बताया, ये वीक इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ हैं, तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज अलग हैं। ये एक इंटरनल मुद्दा है। बाकी नॉर्थ यूरोप एंड साउथ यूरोप के बीच का मुद्दा मैंने आपको बता ही दिया है। बिकॉज ऑफ रिफ्यूजी क्राइसिस जो है और ज़्यादा सामने आ रहा है, क्योंकि जर्मनी जो है एक बहुत ही लिबरल रिफ्यूजी पॉलिसी रखता है। क्यों? क्योंकि जर्मनी ये कहता है कि रिफ्यूजीज आएंगे वो और सस्ते में काम करेंगे, चीप लेबर होगा और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज होगा, राइट। और यही कारण है कि नॉर्थ यूरोप साउथ यूरोप की अप्रोच रिफ्यूजी क्राइसिस को लेकर के ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं है कि दूर से जो दिखता है कि ये तो बहुत ही स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी है, इंटरनली बहुत इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यूरोप की अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्राइसिस को डील करने के लिए।
यूरोप स्टेबिलिटी चाहता है मिडल ईस्ट में, वहाँ स्टेबिलिटी रहेगी तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी रहेगी। रशिया के साथ में टेंशन्स कम रहेंगी तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, स्पेसिफिकली यूक्रेन वॉर को लेकर के। और यूरोपियन यूनियन फोकस करता है मल्टीलेटरलिज्म में, स्पेशली मल्टीलेटरलिज्म में फ्रांस बहुत ही इंटरेस्टेड है। और कोशिश ये रहती है यूरोपियन यूनियन की कि यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन्स हैं वो रिड्यूस हो जाएं, राइट। इसके अलावा करंट सिनेरियो कुछ ऐसा है कि रीसेंट एपेक समिट्स भी हुई थी अभी, और वहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यूएस और चाइना के डिफरेंसेस की वजह से कोई ऐसा मतलब डेक्लेरेशन आपको खास देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन भी आज के समय पे इंडिया पे अपनी बेट लगा रहा है और इंडिया के साथ में इसीलिए नेगोशिएट हो रहा है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। और इसके अलावा एक और ट्रीटी साइन की थी बाय द वे, maastricht ट्रीटी, जो 1993 में साइन की गई थी। उसके बाद लिस्बन ट्रीटी आई। लिस्बन ट्रीटी आई थी रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है उसमें बहुत सारी ट्रीटीज़ थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को ही समझने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो आउटसाइडर्स के लिए सोचिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसको समझना। इसीलिए आइडिया ये हुआ कि क्यों ना हम एक यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ताकि जितने भी यूरोपियन यूनियन लॉज हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस संविधान में एक जगह पे लिखे रहें, स्ट्रीमलाइंड हो जाएं, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हालांकि ये जो प्रपोजल था ये रिजेक्ट कर दिया गया, फ्रांस ने रिजेक्ट कर दिया, डेनमार्क ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पॉइंट यही है, कोई भी नई ट्रीटी आती है तो उसमें आपको चार्टर में भी चेंज करना होता है, उसके लिए आपको कंसेंसस चाहिए होता है टू एन एक्सटेंट। तो लिस्बन ट्रीटी में यही था कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बढ़ जाएगी अगर ये पास हो जाती, तो मतलब साइन कर ली जाती। तो इसके अलावा ह्यूमन राइट्स पे चार्टर इसमें ऐड किया गया। इसके अलावा कि यूरोपियन यूनियन की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी, एक अपनी खुद की डिफेंस पॉलिसी भी रहेगी, एक पोस्ट रहेगी हाई रिप्रेजेंटेटिव की जो बनाई जाएगी यहाँ पर। इस तरीके के सजेशंस जो हैं यहाँ पर दिए गए थे, ताकि डेमोक्रेटिक डेफिसिट ना हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। तो यहाँ पर क्वालिफाइड मेजॉरिटी का आइडिया भी सजेस्ट किया गया था। मान लीजिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको 3/4 ऑफ मेजॉरिटी लोगों से पास करवाना है यूरोपियन यूनियन के, यानी कि 3/4 कंट्रीज जो हैं उसमें भी जो 3/4 पॉपुलेशन है, मतलब हर एक कंट्री की, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फ्रांस है, फ्रांस अग्री करता है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज अग्री करती हैं, लेकिन उनकी इंटरनली जो पॉपुलेशन है वो भी 3/4 उसकी भी पॉपुलेशन अग्री करनी चाहिए, उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए बेसिकली, राइट। कुछ इस तरीके का जो है आइडिया यहाँ पर रखा गया। अब इसको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दैट कि जो भी कंट्रीज होंगी दे शुड रिप्रेजेंट एटलीस्ट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, दैट्स इट, राइट। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी क्वालिफाइड मेजॉरिटी वाली, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि अभी तक यूरोपियन यूनियन के जो डिसीजंस हैं वो कंसेंसस बेसिस पे होते हैं, यानी हर कोई एग्री करेगा तभी काम बनता है, ठीक है। लेकिन कंसेंसस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई, और यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन ने धीरे धीरे करके सब्जेक्ट्स को सेगमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तोड़ना, अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया। पहले उन सब्जेक्ट्स पे काम किया जाने लगा जिस पे कंसेंसस जो है ज़रूरी था और मिल भी सकता था आसानी से, राइट। तो वो चीज़ें हैं। बाकी प्रेजेंट डेवलपमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस हुई और यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जो है एग्जिट कर गया, ठीक है। और ऑब्वियसली ब्रिटेन के एग्जिट करने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे, उसकी सॉफ्ट पावर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, राइट। बाकी टर्की का भी मुद्दा है। टर्की बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए, लेकिन जर्मनी नहीं चाहता है इसको। क्यों? क्योंकि देखिए टर्की जो है वो यूएस के क्लोज था, ठीक है। तो दे डोंट वांट कि एक और ब्रिटेन यहाँ पर आ जाए, मतलब यूएस, प्रो यूएस कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए। तो टर्की जो है एक्चुअली में यूरोपियन यूनियन एंड इस्लामिक जोन के बीच में एक बफर जोन है, ठीक है। टर्की की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो जर्मनी के बाद सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी। तो अगर टर्की ऐड अप हो जाता है यहाँ पर, तो क्वालिफाइड वोटिंग जो होगी उसमें भी चेंजेस आएंगे, और जो अभी यूरोपियन यूनियन में जर्मनी के पास में अपनी पॉपुलेशन के चलते एडवांटेज है वो एडवांटेज निकल जाएगा। यही कारण है कि जर्मनी नहीं चाहता कि टर्की ऐड हो।
ठीक है। और इसको रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने जो है साइप्रस को यहाँ पर ऐड कर दिया। साइप्रस और ग्रीस जो है वो टर्की के अगेंस्ट में है, तो ऑब्वियसली बिना कंसेंसस के ज्वाइन हो नहीं सकता है। तो ये सारे इंटरनल मुद्दे वहाँ पर भी है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में। तो ईयू हमने समझ लिया, यानी कि पेपर 2 सेक्शन ए का जो ऊपर ऊपर से हमें थोड़ा स्ट्रक्चर फंक्शनिंग थोड़ी सी समझनी थी, जो इश्यूज थे वो हमने देख लिए। अब हम समझते हैं कि इंडिया के साथ में क्या रिलेशंस है। देखिए, ज़्यादा बड़ा ऐसा कोई डेवलपमेंट तो है नहीं, क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन बहुत ही रिसेंटली काम करना स्टार्ट किए, इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है। और उस इंटीग्रेशन में भी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो एक टाइप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, वो नेगोशिएशन में चल रहा है। तो अभी तक कोई ऐसी खास बड़ी डेवलपमेंट है नहीं इन दोनों के बीच में कि हम बहुत ही गहराई से, जैसे हमने चाइना और इंडिया को पढ़ा, वो गहराई है ही नहीं। इनफैक्ट इंडिया और यूएस में फिर भी एंगेजमेंट आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, या इंडिया रशिया में भी आपको एंगेजमेंट काफ़ी देखने को मिलेगा, इंडिया जापान में भी है, लेकिन इंडिया ईयू में काफ़ी मतलब डेप्थ नहीं है। सो करंट स्टेटस ऐसा है कि सिंस द ईयर 2000 एनुअल समिट लेवल पे ये लोग मिलते हैं, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। और ऑफिशियल स्टेटस है कि पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, फिर 2004 में इन्होंने अपना स्टेटस बढ़ा करके कर दिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, राइट। तो अल्टीमेटली ऑफिशियल आप देखेंगे 2004 के बाद से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और वो ऐसा समय है जब इराक वाली वॉर हुई 2003 की, और तब जो है यूरोपियन यूनियन ने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पे ध्यान देना स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तो हो ही चुका था, और यूनिपोलैरिटी का मतलब है कि यूएस की हेजिमनी रहेगी, यूएस डोमिनेट करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि डिफरेंसेस हैं यूएस और यूरोपियन यूनियन के अप्रोच में इन मेनी इश्यूज। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, और मल्टीपोलैरिटी को लेकर के एक आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो है कुछ कॉमनैलिटीज़ देखी गई। तो यहाँ पर अगले ही साल 2005 में जॉइंट एक्शन प्लान जो है लाया गया, साथ मिलकर काम करेंगे। अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, तो इसके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम साइन करते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होगी, भारत को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो 2007 से हम सिर्फ नेगोशिएट कर रहे हैं, 2024 आ चुका है, अभी तक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन नहीं हुआ है, ठीक है। इट हैज़ फेल्ड टू अचीव द प्रॉमिस। यही कारण है कि जो एकेडमिक कम्युनिटी है, जब भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करती है तो कहती है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो पार्टनरशिप है, इट इज़ अ लवलेस अरेंज्ड मैरिज। लवलेस अरेंज्ड मैरिज है, यानी कि ज़्यादा कुछ कॉमनैलिटीज़ इतनी है नहीं, बस जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स अरेंज करा दिया गया है कि चलो साथ में मिलके थोड़ा काम करते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। अब अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, यूएस चाइना की राइवलरी है, विच एक्चुअली कंपेल्स इंडिया एंड ईयू कि वो साथ में मिलकर के काम करें। तो भारत की अप्रोच कुछ ऐसी रही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारा जो रिश्ता है वो काफ़ी अनसर्टेन है अभी तक तो, लेकिन भारत धीरे धीरे करके अपने पॉलिसीज चेंज कर रहा है। भारत का एम्बिशन क्योंकि ग्रो कर रहा है, एंड यू नो दैट इंडिया इज़ लैगिंग चाइना। तो ऐसे में जो है इस समय पे चाइना यूरोपियन यूनियन में भी प्रेजेंस है उसकी। इसके अलावा अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में प्रेजेंस है, यूरोप में प्रेजेंस है। तो ऑब्वियसली इंडिया भी चाहता है कि हमारी जैसे अफ्रीका में प्रेजेंस होगी है, लैटिन अमेरिका में प्रेजेंस होगी है, ईयू में भी प्रेजेंस रहे, राइट। तो इनफैक्ट जब हम इंडिया अफ्रीका पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे कि फिर भी बहुत कुछ है देखने को, या इंडिया लैटिन अमेरिका देखेंगे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है। यहाँ पर कुछ खास अभी तक डेवलपमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत ही रीसेंट हमारा एंगेजमेंट है इनके साथ में। अब मैंने आपको बताया तो कि 2004 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, 2007 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तब से नेगोशिएट हो रहा है। तो भारत अभी कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन की जितनी भी प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं उनके साथ में, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, उनके साथ में अपने रिश्ते जो हैं वो सुधारे जाएं, ठीक है। तो फ्रांस के साथ में ये कहा जाता है कि फ्रांस कैन बी द न्यू रशिया फॉर इंडिया, यानी कि जैसे रशिया के साथ में हमारी बहुत अच्छी रिलेशंस हैं, वैसे हम फ्रांस के साथ में भी बना सकते हैं। जैसे कि रशिया सपोर्ट करता है भारत को कश्मीर मुद्दे पे, वैसे ही फ्रांस भी एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ऑब्वियसली
वो भी फ़ायदा है, राइट। अभी इस समय पे तो आपको पता ही है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान एक्सेस भी देखा जा सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कल को रशिया का स्टांस चेंज हो जाए कश्मीर पे, तो फ्रांस का हमें सपोर्ट यहाँ से रहेगा। बाकी फ्रांस का सिर्फ इंडियन ओशन में कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस भी है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के फ्रांस भी ओपन एंड पीसफुल जो है इंडो पैसिफिक रीजन चाहता है। फ्रांस के बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो इंडियन ओशन में प्रेजेंट है। फ्रांस हैज़ आइलैंड टेरिटरीज इंडियन ओशन, इसका नेवल बेस है जिबूटी में, वो हमें फ़ायदा कर सकता है। बाकी फ्रांस जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सप्लायर भी है, जैसे रशिया है, तो वो एक बेनिफिट है। इसके अलावा इंडिया एंड फ्रांस क्लाइमेट चेंज और मल्टीलेटरलिज्म पे भी सेम पर्सपेक्टिव रखते हैं, राइट। इसके अलावा डिफेंस ट्रेड और डिफेंस डील्स वगैरह भी हमारी फ्रांस के साथ में होती रहती हैं। और ब्रिटेन, अब ब्रेग्जिट हो गया है, ब्रिटेन बाहर आ गया है, तो बायलेटरल लेवल पे ब्रिटेन के साथ में हम बहुत अच्छे से एंगेज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन अगर बाहर आ गया है तो ब्रिटेन अब कॉमनवेल्थ को दोबारा से रिवाइव कर रहा है, और ब्रिटेन जो है भारत के कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए स्पेसिफिकली सर्विस सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन भी एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ब्रिटेन भी जब भारत की तरफ देखता है तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से इसके भी इंटरेस्ट जो है अलाइन होते हैं भारत के साथ में। तो बहुत लंबे समय से भारत जो है इसीलिए कॉमन वेल्थ में इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। तो भारत जो है अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जर्मनी, बेल्जियम जैसे जो और भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनके साथ में इग्नोर करता आया है, लेकिन अब उस पर काम कर रहा है, रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया है साउथ एंड सेंट्रल यूरोप के देशों के साथ में भी। इसीलिए हाई लेवल एक्सचेंजेस आपको बहुत सारा दिखेंगे यहाँ पर। लेकिन यूरोपियन यूनियन के भारत को लेकर के क्या अप्रोच है? रिसेंटली ही यूरोपियन यूनियन ने एक इंडिया को लेकर के स्ट्रैटेजी, अपनी एक पॉलिसी लेकर के आई। इस स्ट्रैटेजी पेपर में बेसिकली यूरोपियन यूनियन का कहना था कि इस समय पे भारत एक ग्लोबल ग्रोथ इंजन है, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज है। इसके अलावा भारत की एक ह्यूज मार्केट है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है जॉब क्रिएशन का इन यूरोप। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का बैलेंस ट्रेड है विद इंडिया। अब बायलेटरल ट्रेड जो है काफ़ी बढ़ करके बढ़ गया है, बट ऑब्वियसली अगर आप इसका चाइना के साथ में देखें तो इट्स लाइक इनकम्पेरेबल। इट इज़ समवेयर अराउंड 500-600 बिलियन डॉलर्स के आसपास रफली अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन मतलब पोटेंशियल बहुत है यहाँ पर। बाकी इंडिया इज़ यूरोप्स पार्टनर इन पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर के। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव ओवरलैपिंग इंटरेस्ट इन रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ह्यूज कंपैटिबिलिटी इन फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी में या डिसआर्मामेंट में, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, मल्टीलेटरलिज्म हो गया, ह्यूमन राइट हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी यूरोपियन यूनियन लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत में, 73 बिलियन यूरोज यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए। एंड यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑल्सो। इंडिया इज ईयूज 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन स्टिकिंग पॉइंट्स क्या हैं अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के? भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, स्पेसिफिकली जो डेयरी सेक्टर है, अमूल जैसे हो गए इस तरीके को कोऑपरेटिव्स, वो बेसिकली वहाँ से ऑपोजिशन आता है, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से अगर प्रोडक्ट्स भारत के मार्केट में एंटर होते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स, मेनली डेयरी हो गया, वाइन हो गया, या जो भी आप ग्रेप्स वगैरह आप देख सकते हैं, इस तरीके के प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में एंटर करेंगे। यही कारण है कि वहाँ से ऑपोजिशन है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। बाकी ऑपोजिशन आता है फार्मर्स, स्पेसिफिकली जैसे मैंने बता ही दिया, वाइन एंड स्पिरिट सेक्टर से। फार्मास्यूटिकल को लेकर के प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऑपोजिशन आता है कि भारत में जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला इशू है, क्योंकि भारत में जो भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो जेनेरिक मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये बहुत ही अफोर्डेबल होती हैं, चीप होती हैं, राइट, एंड इफ़ेक्टिव भी होती हैं। और दूसरा ये भी है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि जनरल, अगर पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए हमें इस तरीके की मेडिसिन्स बनानी है तो हम बनाएंगे, वी विल अलाउ दैट।
राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू है। बाकी यूरोपियन यूनियन डज नॉट गिव इंडिया द स्टेटस ऑफ डेटा सिक्योर कंट्री, ये भी एक इशू है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से काफ़ी रिलक्टेंसी देखी जाती है, अपने सर्विस सेक्टर को ये लिबरलाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो आईटी सेक्टर के लोग हैं वो वहाँ जाकर के ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं, जैसे वहाँ की कंपनीज आकर के अगर भारत में काम करती हैं तो यहाँ के लॉ के हिसाब से गाइड होगा, कहाँ के लॉ के हिसाब से गाइड होगा, कौन सी कोर्ट सुनेगी उसका केस, उसको लेकर के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। थोड़ा सा ब्रेग्जिट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ब्रेग्जिट इज़ एन ओल्ड न्यूज़ नाउ, हम 2024 में एंटर कर चुके हैं, लेकिन हल्का फुल्का सा इस बारे में पढ़ लीजिएगा कि ब्रिटेन जो है, जो यूरोपियन यूनियन एक सिंगल मार्केट और कस्टम यूनियन हुआ करता था, उससे बाहर आ गया है। ठीक है, यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि हम इससे बाहर आएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम थी इन चीज़ों से, फ्री मूवमेंट और ये सब से। तो एक तरीके से आज के समय पे प्रोटेक्शनिज्म देखा जा रहा है, यानी ग्लोबलाइजेशन के चलते जितना बोला जाता था कि लिबरलाइजेशन, इस तरह ओपन इकोनॉमी, इस तरीके की बातें की जाती थी, आज जो है प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ देखने को मिल रही है, चाहे वो यूएस की तरफ से हो या ब्रिटेन की तरफ से हो। बाकी कुछ एक्सपर्ट कमेंट्रीज भी यहाँ पर समझ लेते हैं व्हेन इट कम्स टू यूरोपियन यूनियन। वी हैव नारायण रामचंद्रन। नारायण रामचंद्रन यूरोपियन यूनियन के बारे में कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन इज़ अ थर्ड लेग। इंडिया के लिए दो, देखिए पूरे वर्ल्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 लेग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूएस, दूसरा है चाइना, और स्टेबल रखने के लिए तीसरा है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यानी कि फ्यूचर इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन भी इवॉल्व हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड और पॉलिटिक्स जो है किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। और यूरोपियन यूनियन के बारे में नारायण रामचंद्रन कहते हैं कि ये इकलौती टाइप की ऐसी एक अपने टाइप की पार्टनरशिप है जिसमें आप पूल्ड सॉवरेनिटी देख सकते हैं कि सबने मिल करके जो है इस तरीके की पॉलिसी बनाई है। ठीक है, कि यूनिफॉर्म लॉज हैं, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं काफ़ी सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैटर्स पे। बाकी यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट 20 to 25% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स, और ये यूरोज में है, राइट। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्व करेंसी इन द वर्ल्ड। डॉलर के बाद जो है यूरोज अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंसी है। तो यूएस, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन तीनों ही दे रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ग्रुप्स इन द वर्ल्ड। और 2017 में दे हैड एन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, काफ़ी सेम मतलब लगभग था, राइट। उल्टा आप देखेंगे कि इंट्रा ईयू ट्रेड जो है इट इज़ लार्जर देन एक्स्ट्रा ईयू ट्रेड। इंट्रा ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन अंदर ही अंदर जो ट्रेड होता है आपस में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो यानी कि अभी भी पोटेंशियल है कि बाहर भी हो सकता है। तो EU 27, 28 नहीं आएगा। दीज कंट्रीज मेंटेन नियर बैलेंस इन ट्रेड एंड यूरोपियन यूनियन का इसीलिए ट्रेड देखेंगे चाइना के साथ में ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, साउथ कोरिया के साथ में डबल हो चुका है। तो अगर इंडिया के साथ में भी होगा तो बहुत फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो है अब क्वेश्चन ये आता है, इज़ देयर अ फ्यूचर फॉर द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इसको क्वेश्चन किया जाता है कि ब्रेग्जिट हो चुका है तो कल को इस पर अफेक्ट करेगा या जो भी है, राइट। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो उसको लेकर के मारतंड झाड़ते हैं। ठीक है, ये भी बात करते हैं इस चीज़ पे कि भारत अब क्या नॉन अलाइनमेंट जो फॉलो करता आया है इतने लंबे समय तक, क्या वो भी भारत के लिए काम कर रहा है। बिकॉज बाइपोलर वर्ल्ड में तो काम किया था, आज के समय पे नहीं हो सकता है, राइट। वी सी मल्टीपोलैरिटी, वी सी अ लॉट ऑफ जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो कि चैलेंज करती हैं भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। तो ऐसे में आज के समय पे जो है इंडिया एक catch-22 सिचुएशन में है। catch-22 सिचुएशन मतलब एक ऐसी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में है जिसमें आप मतलब वहाँ से भाग भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे इजराइल और पैलेस्तीन का मुद्दा देखिए, रशिया और यूक्रेन का मुद्दा देखिए, ठीक है, वो चीज़ है। तो जोसेफ हेलर हैं, वो कहते हैं भारत के बारे में कि भारत जो है इस समय पे catch-22 स्टेटमेंट सिचुएशन में है। 1961 में इन्होंने भारत के बारे में ये कहा था कि तो वहाँ से मतलब इसको catch-22 सिचुएशन कह दिया जाता है। ठीक है, तो भारत की जो पावर है, रेपुटेशन है इंटरनेशनल ऑर्डर में बढ़ तो रही है,
अब इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सपेक्ट करती है भारत से कि अब आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, अब आप देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो भारत ने डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे से सक्सेसफुली काम किया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कब तक पॉसिबल रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आने वाले समय पे चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे। तो भारत को कॉन्शियस चॉइस तो यहाँ पर लेनी होगी, एक साइड तो लेनी होगी, अलाइनमेंट तो करना होगा, राइट। और इसीलिए मतलब मेन चीज़ अगर आप देखें तो वी हैव हर्ष वी पंत क्या कहते हैं, ये कहते हैं स्पेसिफिकली ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट है इसको लेकर के कि अगर ये कंक्लूड हो जाता है अग्रीमेंट तो भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ही, इंटीग्रेट हम कर जाएंगे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में, और इंडिया और ईयू के टाइज भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होंगे, राइट, क्योंकि अभी तक पोटेंशियल हम रीच नहीं कर पाए थे। और जहाँ तक इंडो पैसिफिक की बात है, विच इज़ अ न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन भी बढ़ेगी यूरोपियन यूनियन के साथ में। अब यूएस के साथ में अगर आप देखें तो यूएस भी लिबरल ऑर्डर जो है अपेंड कर रहा है, ऐसे में चाइना अग्रेसिव है, तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया की पार्टनरशिप एक नेचुरल कॉरली है, मतलब कि देर आर 3 लेग्स, ठीक है, ये आपस में भिड़ रही हैं, तो आप इसके साथ में मिलकर के कुछ स्टेबलाइजेशन में काम कर सकते हो, द थर्ड लेग बेसिकली। देन वी हैव जोस मैनुअल बैरोसो हु इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो ये कहते हैं कि अगर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में कोऑपरेशन होती है ट्रेड मैटर्स पे, ठीक है, तो जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का सवाल है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, वो पॉसिबल है, राइट, और इसी पे मैनकाइंड का फ्यूचर डिपेंड करेगा। वी हैव कंवल सिब्बल जो कहते हैं कि ईयू एंड इंडिया आर नेचुरल पार्टनर, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हमारे बहुत रियल हैं, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हैं, रिटोरिकल नहीं है, हवा में बातें नहीं हैं, राइट। तो यूरोपियन यूनियन की जो नई ग्लोबल स्ट्रैटेजी है उसमें डायरेक्ट कनेक्शन आप देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन प्रॉस्पर तभी होगा जब एशिया में भी सिक्योरिटी रहेगी। तो ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर के काम कर सकते हैं। और रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट भी ये लेकर के आए थे जो मैंने आपको बता ही दिया है, और इस तरीके का डॉक्यूमेंट यहाँ पर सामने आया है कि कैसे जो है यूरोप को एशिया के साथ में कनेक्ट किया जाए। तो यूरोपियन यूनियन का अपना ऑल्टरनेटिव चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, राइट। तो इस तरीके की कुछ डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज़ यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। और हमने पेपर 2 सेक्शन ए में जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी आपकी यहाँ पर कवर कर ली है। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिया रशिया रिलेशंस पे फोकस करेंगे, एंड फाइनली उसके बाद इंडिया यूएस, और फिर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, एंड फाइनली साउथ एशिया के साथ में हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। So this is it for this particular session, guys. Thank you very much. Bye bye. Take care.